हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन को। और यदि आप हमारा पिछला वीडियो यानी डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे हो तो कृपया देख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही काम आने वाले हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसका कहने का मतलब ये कि जो भी डिफरेंशिएशन होता है बस उसका अपोजिट कर दो, वो हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब देखो, सपोज मान लो कि आपको ये एक ग्राफ दे दिया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ऐसे में यहाँ तक पॉइंट आ गया है और उसके बाद इसका एरिया आपसे पूछ दे तो आप क्या करोगे? तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे 1/2BH और इसका एरिया आसानी से निकाल लोगे। लेकिन यदि आपको ये ना देकर आपको ये दे दे कि इसको ऐसे कर्व बना दे और इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूछ दे, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मैथ में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे इसका हम लोग एरिया निकाल सके। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि सपोज मान लो, देखो इसको ऐसे कर लो, इसको यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे बनाते बनाते आप पहले इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालने के बाद आपका बच जाएगा, सपोज मान लो इस वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट ए है, तो इसका मैं एरिया निकालो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस मान लो x, और ये हो गया आपका y1, और ये हो गया आपका y2, ये y3, ये y4, ये y5। तो सपोज मान लो मैं ए का निकाल रहा हूँ तो ए का क्या हो जाएगा? एरिया y1 और dx। अब a2 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? y2 dx। a3 का निकालोगे तो क्या होगा? y3 dx। अब क्या होता है कि ये जितना भी है ये ग्राफ, उसको मैं क्या करूँगा? सबको ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, और इस सब को ऐड करने के बाद, यानी जहाँ तक ये जा रहा है उस सब को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? ये ऐड करने का एक साइन होता है समेशन, उसके बाद आपका हो जाएगा yn और dx। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे a जो है वो a1 है, ये a2 है, ये मतलब a1 a2 a3 a5 a6 an तक जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? a का वैल्यू हम लोग शुरू में ले सकते हैं 0, और उसके बाद क्या कि यहाँ से शुरू होगा तो हो जाएगा आपका 0, और फिर ये हो जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा आपका n तक। तो ये हो गया आपका ये। अब देख रहे होंगे कि आपका जो ये एरिया है, ये वाला पार्ट आपका बच जा रहा है, सब में लगभग बच जा रहा है। तो इस चीज़ को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सिंबल दे देते हैं जो कि सिंबल एस के टाइप लगता है, जिसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं। और उसके बाद ये एज इट इज उतार देते हैं वाई एन और डी एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है कि या तो 0 से शुरू होकर यहाँ तक एन तक आएगा, और या फिर 1 से शुरू होकर, इसमें भी ए का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, इसमें ए का वैल्यू ए भी ए से शुरू होकर एन तक भी जा सकता है। तो सपोज मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया कि इसका जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर n तक गया, तो उसका होगा ये और यदि आप में आपको यहाँ से लेकर, सपोज मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाला पार्ट पूछते, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दिया होगा और यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दिया होगा, यानी मिनिमम वैल्यू कुछ और मैक्सिमम वैल्यू कुछ। तो आप सब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू उसका पुट कर दोगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। सपोज मान लो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये हो गया कर्व, और आपको यहाँ से लेकर, ये 0 से लेकर यहाँ तक का इंटीग्रेट करने को बोल दे। तो ये पूरे वाले पार्ट को, यानी शुरू जो है वो n का वैल्यू शुरू कहाँ से है? 0 से, और n का वैल्यू कहाँ तक गया है? n तक, n डैश तक। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू n डैश, यानी हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
इंडिफिनाइट इंटीग्रल। और ये देखो एक ग्राफ ये हो गया आपका, ये हो गया x, ये हो गया y, और इसमें भी यहाँ तक बना दे, और इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाट पूछ दे। इसमें आपको x का मिनिमम वैल्यू और x का मैक्सिमम वैल्यू गिवन रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट। क्या कि ये देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पाथ का पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रल। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे, इंडिफिनिट इंटीग्रल को कैसे इवेल्युएट करते हैं और डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो सपोज मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया x का क्यूब dx, और इसको बोल दे आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे कि x का पावर जो है 3, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, और जो भी इसका पावर में है उसको आप लोग डिनोमिनेटर में लिख लोगे, 3 + 1। तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4/4। और यहाँ पे देख लो कि x का पावर जो है क्यूब है, तो यहाँ पे 3 + 1 हो रहा है, और यहाँ पे 3 + 1 डिनोमिनेटर में, और फिर इसका फाइनली क्या हो गया, x का पावर 4 + 4 अपॉन 4। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि यदि आपको x का पावर 3 + 1 को, या फिर यहाँ पे कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो, तो उसको यदि आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 3x का स्क्वायर, प्लस में c कांस्टेंट वाले टर्म 0 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पे देखो यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, 3 × x के पावर में 1 ऐड कर दोगे, और अपॉन हो जाएगा 3, यानी 2 + 1 3, और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x का पावर 3। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आप उसको भूल रहे हो, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला टर्म आ जाता था। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरा ये वाला जो टर्म है ये आ जाना चाहिए, लेकिन आपका आ रहा है x का क्यूब। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक c लिख देते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि x का पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 + c, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे c कांस्टेंट, जहाँ पे c का वैल्यू जो होता है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसको जो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग c क्यों लगाते हैं। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आना चाहिए। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करने के बाद मेरा आ रहा है x का क्यूब, और ये c को हम लोग भूल जा रहे हैं। तो ये c का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है एज इंटीजर। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग एक c कांस्टेंट लिख देंगे, जिसमें हम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आइए कुछ जनरल फार्मूला को देख लें। तो सपोज मान लो यदि आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो भाई आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला भी याद हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सपोज मान लो कि ये हो गया आपका sin x, और इसको आप लोग को इंटीग्रेट करने बोल दे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे अगर आपका cos x रहता था तो आप लोग उसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे। तो आसान सा है कि cos x का जो डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोग का आ जाता था -sin x, और sin x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos x। लेकिन यहाँ पे देखो sin x का कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन इधर। तो यहाँ पे यदि आपको sin x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने को बोल दे तो इसका आंसर आ जाएगा -cos x। और यदि आपको cos x का डिफरेंशिएट करने बोल दे तो इसका क्या हो जाएगा, sin x। क्योंकि देखो आप sin x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आ जाता था, cos x।
साइन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें तो हम लोग क्या आ गया, साइन एक्स। तो आप देख रहे हो कि ये जो फार्मूला जो आपने इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है वही यूज हो रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यदि आपको डिफ्रेंशिएशन का बेसिक पता है, उसका कुछ फार्मूला लर्न है, तो आपको इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा। और तो इसमें देखिए कि यदि आपको बोल दे कि 1y, इसमें आपको cos स्क्वायर x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट सॉरी, तो आप लोग क्या लिखोगे 1 ये 1 cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स dx। और देखो सेक स्क्वायर का होता है tan x, तो आप आसानी से लिख दोगे tan x, ये हो जाएगा आपका, यानी 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा tan x। क्योंकि 1/cos होता है सेक, और 1/cos स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan x, तो सेक स्क्वायर एक्स का जनरल सा टर्म आ गया सेक tan x। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हो आसानी से क्लियर हो सके। तो सपोज मान लो आपको यहाँ पे दे दिया है 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो इसको आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो ये वाला टर्म जो है, सबसे पहले आप लोग देखो कि ये प्लस ऐड, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो हर एक टर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला 2 जो कांस्टेंट है, इसको आप लोग इंटीग्रेट से बाहर ले आओगे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y2, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपन 2, तो फिर प्लस का साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो 3 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आएंगे, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये dx, यहाँ भी आप dx लिख लो। तो यहाँ पे देखो कि यदि आप इसको बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर बाय 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3x का क्यूब अपॉन 3, अब प्लस c कांस्टेंट टर्म लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमको पता नहीं है कि 1 2 3 4 5 क्या है, तो उसकी जगह पे हम लोग c लिख देंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस c, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो अभी तक जो देखे थे वो तो था इंडिफिनाइट इंटीग्रल, तो अब हम लोग देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रल को। डिफिनिट इंटीग्रल को तो सपोज मान लो कि आपका जो वो ग्राफ तो आपने देख लिया कि वो ग्राफ कैसा होता है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ वाले पार्ट का पूछ दे एरिया क्या होगा, तो उसमें आप लोग आसानी से डिफिनाइट इंटीग्रल करके आप आसानी से निकाल लोगे। तो सपोज मान लो आपको ये हो गया x का क्यूब, इसको आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसमें जो है मिनिमम वैल्यू है आपका 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो इससे आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको पहले क्या करोगे, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका आ जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/4। तो जब x का वैल्यू 1 था तो मैंने ये इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का पावर 4/4, यानी आपका आ जाएगा 1/4। और यहाँ पे जब x का वैल्यू 3 था तो मैंने क्या किया कि x का पावर 3 प्लस 1 यानी x का पावर 4/4, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 का पावर 4/4, तो ये हो गया आपका। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे कि इसमें जब हम लोग इस मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म नहीं देते हैं। अब ये क्यों नहीं देते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को सपोज मान लो ये 3 है ये 1 है,
तो यहाँ से आपको यहाँ और ये पूरा में से ये यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 का पावर 4/4 यहाँ पे प्लस सी जो कांस्टेंट टर्म है उसको प्लस सी कांस्टेंट लिख दो एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे फिर उसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस सी, क्या कि इसमें भी कांस्टेंट टर्म ऐड होगा और इसमें भी कांस्टेंट टर्म ऐड होगा। तो क्या होगा देखिए 3 का पावर 4/4 प्लस सी और यहाँ पे माइनस 1/4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक माइनस सी और एक प्लस सी, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाता है कट जाता है। तो कटने के बाद बचता क्या है, तो 3 का पावर 4/4 माइनस 1/4। तो ये देख रहे होगे कि यहाँ पे सी जो है वो कट ही जा रहा है, तो हम लोग उसको आंसर मतलब यहाँ पे लिखते ही नहीं है, प्लस सी ऐड ही नहीं करते हैं क्योंकि वो बाद में जाके कट ही जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया है कि प्लस सी और माइनस सी क्यों नहीं लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। तो मैंने तो उसे सी वाले टर्म को समझाने के लिए ऐसा बना रहा था, अब इसको जनरली आप ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको ये बोल रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, तो x का पावर 3 + 1/4 और उसके बाद में इसका मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 3 पुट कर दोगे, और उसके बाद इसका फाइनली क्या आ जाएगा x का पावर 4/4 और उसके बाद इसका मिनिमम वैल्यू 1 और 3 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x के जगह पे आप पहले 3 पुट कर लो क्योंकि बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4/4, उसके बाद हो जाएगा आपको उसका मिनिमम वैल्यू पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4/4। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली आंसर। क्योंकि आपने देखा कि उसमें क्या होता है सी वाले टर्म जो होता है वो दोनों में कट जाता है क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है और वो इधर वाले प्लस साइन के साथ रहता है और प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वाले टर्म को आप जनरली इस तरह से ही बनाएंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो सपोज मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन में जो है आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टी क्यूब और इससे आपको पूछते वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे 3t², तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। लेकिन यदि आपको वेलोसिटी दे रखा है 3t² और इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × t का पावर 3 1 3, तो ये 3 3 कैंसिल, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 3 t का पावर 3। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करे तो ये आ गया और जब इसको इंटीग्रेट करे तो ये आ गया। तो आशा है कि आपको ये इंटीग्रेशन जो है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।